स्टेट्स ऑफ मैटर अपन ने स्टार्ट किया था, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। ये इसके बारे में देखो एक इक्वेशन था जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, है ना, उसमें क्या था, तुम्हें दो दो कंपाउंड के पेयर बना के दिए हुए, है ना, और उस पेयर में हमें ये बताना था किस टाइप की वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट है। वो क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिया था। उसमें क्या चेक करना था, उसमें ये चेक करना था मॉलिक्यूल पोलर है या मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या फिर मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर है। अगर दोनों मॉलिक्यूल है पेयर में, वो दोनों पोलर नेचर के हैं, तो वहां पे कौन सी इंटरेक्शन लगेगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगी। कब, जब मॉलिक्यूल कैसे दोनों पोलर। जब दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर थे तो वहां पर लंदन फोर्स लगेगा, ठीक है। लंदन फोर्स कोई दूसरा नाम क्या था, इंस्टेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्लियर। या इसी का एक और नाम अगर याद रखना चाहो तो इसको डिस्पर्सिव इंटरेक्शन भी बोलते हैं, इसको डिस्पर्सिव इंटरेक्शन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं, क्लियर। ये एक और नाम हो गया। इसके बाद में अगर मान लो जो दो मॉलिक्यूल तुम्हें दिए हैं उनमें से एक पोलर नेचर का है और एक नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है, तो फिर उनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन वर्क करती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन वर्क करती है, क्लियर। ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन ने फिनिश कर लिया था। इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको नोट कर लेना, नोट करके नोट कर लेना, नोट डाल के, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। मतलब अगर किसी स्पीसी का मास बढ़ता जाएगा तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर। दूसरा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सरफेस एरिया। आ रही है बात समझ में। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया, एरिया जानते हो, अगर मान लो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता है दैट मींस उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी, ठीक। इसके बेसिस पे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो क्वेश्चन है जैसे जो इनर्ट गैसेज होती है उनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, तुम्हें पता है ना। अब देखो वो कैसे पूछ लेता है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order, arrange the following in increasing order of वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स लिख दिया मैंने, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तुम्हें क्या क्या दे दिया, एक तो दे दिया नियोन, एक दे दिया क्रिप्टोन, एक दे दिया जीनोन और एक दे दिया ऑर्गन। ये चार आइटम दे दिए और क्या पूछा, इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। मतलब किसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसमें कंपैरेटिवली कम होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। तो देखो इधर डाउन द ग्रुप अगर अपन जाते हैं तो ये सारी इनर्ट गैसेज है और हमें पता है सबसे ऊपर होता है हीलियम, फिर होता है नियोन, फिर होता है ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, यही होता है। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है, उसके अलावा मास भी बढ़ रहा है, क्लियर। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। तो देखो इनमें सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जीनोन का, ठीक है, जीनोन में सबसे ज्यादा। उससे कम किसमें होगा, क्रिप्टोन में। उससे कम किसमें होगा, ऑर्गन में। और सबसे कम किसमें होगा, नियोन में, ठीक है। क्योंकि इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है या मास बढ़ रहा है, बोल लो मास बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? करो नोट।
अपनी नोट्स कॉपी में क्या है, रेड पेन की जगह ब्लैक पेन यूज किया करो। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर जैसे ब्लैक पेन यूज करते हो ना, उसकी जगह पे क्या है, रेड पेन यूज किया करो। जैसे बच्चों की मल्टी कलर यूज करने की आदत होती है, ब्लैक यूज करना ज्यादा सही होता है। क्लियर हो गया ये? इसके बारे में आप देखो आगे अपनी वनरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फिनिश हो गई, बट इसके बाद में कुछ और अट्रैक्शन है। उनमें से एक अट्रैक्शन जो अपने को पढ़नी है वो भी एक टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, बट कुछ सर्टेन टाइप के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में वो देखी जाती है, इसलिए उसको वनरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर नहीं किया जाता, अलग से पढ़ा जाता है। तो अलग से टॉपिक डाल लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, क्लियर। बट ये क्या है, कुछ लिमिटेड कुछ सर्टेन टाइप के मॉलिक्यूल्स में मिलता है, इसलिए इसको उस कैटेगरी में नहीं रख के अलग से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप पूछे तो तीन ही टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है। ठीक है, इसमें लिखो it is also a dipole dipole interaction. It is also a dipole dipole interaction which is found. It is also a dipole dipole interaction which is found in certain molecules, which is found in certain molecules. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, which is found in certain molecules, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, when hydrogen atom is present, when hydrogen atom is present between two more electronegative atoms, when hydrogen atom is present between two more electronegative atoms, like nitrogen, oxygen, fluorine, like nitrogen, oxygen, fluorine, then more electronegative atom, attract the electron cloud, more electronegative atom attracts the electron cloud of hydrogen atom okay, and an attraction is produced, between more electronegative atom and hydrogen, This is known as hydrogen bonding. देखो बेटा क्या बोला मैंने, जब हाइड्रोजन
दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो वो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने का मतलब है हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। उस फोर्स को ही क्या बोल दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिया जाता है। जैसे देखो अपन वाटर मॉलिक्यूल्स को जानते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की शेप होती है इस टाइप से HOH। ठीक है, अब वाटर में बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल, इसके पास में ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल, इसके पास में फिर ये तीसरा H2O मॉलिक्यूल। आ रही है बात समझ में? तो इसमें होता क्या, देखो ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। क्लियर? अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन इधर तो इसने बॉन्ड बना रखा है, बट इधर वाला ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी अपनी पावर दिखाएगा, पावरफुल इंसान है तो पावर दिखाएगा। उसकी वजह से ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो एक रियल बॉन्ड था जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था, और ये एक अट्रैक्शन, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बताया मैंने। ये अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस हुई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में, इसे ही क्या बोल देते हैं अपन, इसे ही क्या बोल दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? ये भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। क्यों है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो पॉजिटिव, और इस पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? मतलब वही एक टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बस इसको उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइप के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। आ रही है बात समझ? सिमिलरली ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ की जो अट्रैक्शन बनेगी इसको भी क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? ऐसे ही देखो अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है NH3, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। ऐसा ही कोई दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल भी होगा, ऐसा तो ही नहीं केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, फिर कोई तीसरा अमोनिया मॉलिक्यूल भी होगा। इस तरीके से बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो इधर तो बॉन्डेड है, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, क्या बोलोगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। आ रही है बात समझ में? यहाँ भी क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्शन शो करेगा, क्या बोलोगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मेनली किसको कंसीडर किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन को किया जाता है, ठीक है, इनके बीच में आ जाता है, तो क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पावरफुल है तो अपनी पावर दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। उनको नोट कर लो। उसमें इस वजह से नहीं है कि कुछ लिमिटेड टाइप के केस ही दिखाई देते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में दिखता है, अमोनिया में दिखता है, अल्कोहल कंपाउंड्स में दिखता है, कुछ लिमिटेड में ही दिखता है, इस वजह से इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, वंडर वाल फोर्स में उसको नहीं जाएगा। तो ये तो क्या है, ये तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2। H बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें देख रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हो इन H2। और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया NH3, अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब प्रेजेंट हो जाती है तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है वो क्या हो जाती है, अदर मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में थोड़ी सी वेरी करने लग जाती है ना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट दिखाई देता है। तो वो क्या क्या इफेक्ट दिखाई देता है उसको भी अपन देख रहे हैं, तो टॉपिक डाल दो, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और इस इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। इस पे इफेक्ट देखा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें लिख लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग boiling point of molecule due to the presence of hydrogen bonding, boiling point of molecule increases। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ठीक है ना? अभी एक्सप्लेन क्या है? क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये जो जनरली बात की जाती है एक ही ग्रुप से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। जैसे देखो तुम जानते हो ऑक्सीजन फैमिली है ना, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। वैसे एक ऑक्सीजन फैमिली में सेकंड एलिमेंट आता है सल्फर। जब सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2S बनाएगा। क्योंकि अपन इतना तो पढ़ के आए एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O बनाएगा तो सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2S बनाएगा। इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। क्लियर? बट तुम जानते हो नेचर में H2O जो होता है वो लिक्विड नेचर का होता है और H2S जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। आ रही है बात समझ में? हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, गैस होती है। क्लियर? तो इसका रीजन क्या होता है, देखो H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसमें किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मतलब एक H2S मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक H2S इधर जा रहा है, एक H2S इधर जा रहा है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। क्लियर? जबकि अगर तुम बात करोगे H2O की तो H2O में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है। अब उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S के कंपेयर में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्या बोला मैंने, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, तो उन एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, H2S का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती है। जैसे पहला था बॉइलिंग पॉइंट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है किससे, H2S से। अगर कोई रीजन पूछे, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S, व्हाई, गिव रीजन, दो चीज बोल दें। ठीक है, तो एक ही रीजन है। ठीक है, बिकॉज इन H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली अगर अपन देखो NH3 और इसी के ग्रुप का एक और मेंबर आ जाता है PH3, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, अभी अपन ने देखी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा होता है। क्यों होता है, रीजन पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? सिमिलरली HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट HCl के कंपेयर में ज्यादा होता है। रीजन पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो वो स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उसके बाद में एग्जाम लगेगा। और इन सबका रीजन से नहीं, किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सेकंड देखो बेटा, सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे अफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो है सिंपल फिजिकल स्टेट। क्या है, फिजिकल स्टेट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो इसमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
due to the presence of hydrogen bonding. Physical state of molecules also changes. Physical state of molecules also changes. Example, H2O is liquid. H2O is liquid due to hydrogen bonding. H2O is liquid due to hydrogen bonding. Why? H2S is a gas. Why H2S is a gas? क्लियर? हमें पता है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स पास आगे कंडेंस्ड होंगे तो वो फिजिकल स्टेट लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, इस वजह से उसकी स्टेट कैसी होती है? गैसियस स्टेट होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो इफेक्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वो है सोल्यूबिलिटी पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी। क्लियर? लिखो इसमें molecules which can form hydrogen bond with water molecules are easily miscible या easily soluble in water. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। alcohols form hydrogen bond with water so they are easily soluble in water, whereas ethers are insoluble in water. क्लियर? एल्कोहल जो होता है वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए एल्कोहल को अगर वाटर में मिक्स करोगे तो इजीली मिक्स हो जाएगा। जबकि एक एल्कोहल से रिलेटेड एक कंपाउंड है ईथर। ठीक है, ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है? वाटर में इनसोल्यूबल होता है। क्लियर बात? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिन पर किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखा जाता है। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब जो टॉपिक डालना है वो है गैसियस स्टेट। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनमें से आपको किसकी स्टडी करनी है? गैसियस स्टेट की। जो टॉपिक डाल दो गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? अगर गैसियस स्टेट समझना है तो सबसे पहले गैस की प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि गैस की तो स्टेट को गैसियस स्टेट बोलते हैं। और गैसियस स्टेट अगर है इसका मतलब गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है या गैसियस स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट।
क्या डालना है? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि मैटर की ये जो स्टेट्स बनती है ये किस वजह से बनती है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इन स्टेट्स को बनाने के लिए। तो वो अपन ने देख लिया, क्या था? इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या वाटर वाल फोर्स। अब उसके बाद में स्टेट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले गैसेस स्टेट, उसमें भी किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस या गैसियस स्टेट। ठीक है, बात एक ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस बोल रहे हैं, गैसियस स्टेट बोल रहे हैं। अब अपन जानते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज गैस के अपन जानते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो मैं बोलूंगा वो क्या बोलूंगा? गैसेस की ना तो कोई शेप होती है ना उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो गैसेस हैव इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, लिखते भी चलो साथ के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, गैसेस हैव indefinite shape and volume। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है? गैसेज जो होती है हाईली कंप्रेसेबल होती है। ठीक है, इस रूम में जितनी भी गैस है उस गैस को अगर तुम कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने के बाद इतने छोटे से बॉक्स में भी उसको फिल कर सकते हो। कंप्रेसेबल नेचर होती है गैसेज की। और ये बात समझोगे तो सेकंड पॉइंट लिखो, these are highly compressible, these are highly compressible in nature। गैसेस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं सॉलिड की तो सॉलिड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये मार करे करो इसको कंप्रेस, ऐसा का ऐसा ही, ज्यादा प्रेशर लगाओगे टूट जाएगा। ठीक है, तो गैसेस की नेचर क्या होती है? कंप्रेसेबल होती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टेट में जो गैसेज होती है उनको अपन कंप्रेस कर रहे हैं, दैट मींस उन पे क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। और जब भी गैसेज पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लग जाता है। आज इस रूम में जितनी भी गैस फिल है, ठीक है, अगर मैं उस पर किसी सोर्स से प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो गैस का क्या होगा? कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन की वजह से क्या डिक्रीज होगा? उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑफ गैसेज, वॉल्यूम ऑफ गैसेज डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ गैसेज डिक्रीज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैसेज डिक्रीज ऑन अप्लाइंग प्रेशर। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो गैसेज होती है ना, जैसे मान लो इस रूम में गैस प्रेजेंट है, ठीक, तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और रैंडमली मूव करके वो कंटेनर के वॉल से क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। और कोलाइड करने टाइम पे वो क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आज मैं खड़ा हूं यहाँ रूम में, तो गैस के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, वो गैस के मॉलिक्यूल्स आके मुझे कोलाइड कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर लगा रहे हैं, और तुम्हें भी कोलाइड कर रहे हैं, तुम्हें भी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो गैस का जो प्रेशर होता है सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas is same in all directions, pressure of gas is same in all directions। क्लियर? जैसे अगर एक बॉल देखते हो तुम, बॉल उसमें जब एयर होती है अंदर, ठीक है, तो स्फेरिकल होती है। क्यों? सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम है। ठीक, अब जैसे ही नीडल लेके, कोई पिन लेके मैं क्या करता हूँ, उस पर लगाता हूँ, तो जहां पे लगाऊंगा वहां से गैस निकलने लगेगी, तो सबसे पहले वो साइड से पतला होता है। क्यों? क्योंकि अब उसका प्रेशर क्या हो गया? बदल गया। तो जब एक क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें गैस का प्रेशर सभी डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है। दैट क्लियर? और लास्ट एक और प्रॉपर्टी लिखना है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बट कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज देखो होनी चाहिए पता। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, डेंसिटी ऑफ गैस, density of gas is very low, density of gas is very low as compared to solid and liquid।
एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड के कंपेयर में जो गैस होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, डेंसिटी से अपन क्या समझते हैं, डेंसिटी का मतलब अपन समझते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर मान लो मैं 3 डायग्राम बनाता हूं, ये सेम वॉल्यूम के 3 कंटेनर है, अगर मैं एक उसमें सॉलिड फिक्स करता हूं तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसके होंगे, सॉलिड के होंगे। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है मिनिमम होती है। ठीक, अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसमें पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में कम होंगे बट गैस के कंपेयर में ज्यादा होंगे, तो इसकी डेंसिटी क्या है, इससे तो कम है बट गैसेस से तो ज्यादा है। और गैस में तुम्हें पता है पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। ठीक, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होना मतलब क्या है, डेंसिटी कम होना। ठीक है, डेंसिटी होती क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, या उसको अपन मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल देते हैं। क्लियर, तो गैसेस की डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत ही कम है। इज दैट क्लियर? अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, है ना, कुछ साइंटिस्ट ने गैसेस से रिलेटेड कुछ गैसियस लॉ दिए, है ना, उन गैसियस लॉ को अपने को डिस्कस करना है। तो इसके बाद टॉपिक डाल लो गैसियस लॉ, इसके बाद टॉपिक डाल लो गैसियस लॉ। गैसियस लॉ, क्लियर? इसमें लिखो इंपॉर्टेंट गैसियस लॉ, इंपॉर्टेंट गैसियस लॉ आर, इनके नाम लिख लो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, ये इंपॉर्टेंट गैसियस लॉ है जिन्हें अपने को डिस्कस करना है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, ये वो गैसियस लॉ है जो गैसेस के लिए अप्लाई किए जाते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, और इन्हें अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, बनना है। क्लियर? सबसे फर्स्ट इसमें डाल लेना बॉयल्स लॉ। सबसे फर्स्ट इसमें डाल लो बॉयल्स लॉ, ये नाम लिखिए सबने, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, देखो इधर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मतलब फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की फिक्स्ड अमाउंट या कांस्टेंट अमाउंट, मतलब गैस की अमाउंट भी क्या है, फिक्स है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, मतलब अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। किसकी स्टडी है, बॉयल्स लॉ की स्टडी है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की फिक्स अमाउंट या कांस्टेंट अमाउंट का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या है, बॉयल्स लॉ। सिंपल सी बात है, अगर किसी गैस की स्टडी हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं और उस गैस की फिक्स अमाउंट ले रखी है, तो उस सिचुएशन में गैस का जो प्रेशर होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर की सिचुएशन में किसी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर तुम इंक्रीज करोगे तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये चीज अपन जानते भी है, अगर गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका
वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट लिखो बॉयल्स लॉ में, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, pressure of at constant temperature, pressure of fixed amount of a gas, fixed amount बोल रहे हैं, certain amount बोल लो जैसे समझ में आए। क्लियर? pressure of fixed amount of a gas is inversely proportional to its volume, is inversely proportional to its volume। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की फिक्स अमाउंट का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बोला? बॉयल्स ने बोला। इसे बॉयल्स लॉ बोलते हैं। अब बॉयल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट होती है, इसको याद रखने का तरीका देखो, बीटी, शॉर्ट में से ध्यान रखिएगा। बॉयल्स के लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। और तीन ही तो चीजें अपन गैस के केस में जनरली डिस्कस करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। जनरली गैस के केस में हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डील करते हैं। अब अगर बॉयल्स के रूल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। ये अपन जानते हैं कि ये प्रेशर बढ़ा होगा तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज ही होगा। इज इट क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे हटाते हो, जैसे प्रेशर को मैंने पी बोल दिया, वॉल्यूम को मैंने v बोल दिया, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोल दिया जाता है? k। ठीक है? हियर k विल बी कांस्टेंट। यहां पर जो k है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? इसको नोट कर लो। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का मतलब यहाँ पे क्या है? गैस का जो मास है वो फिक्स है। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस या सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गैस का जो मास है वो क्या है? फिक्स है।